बोर मॉडल में क्या क्या पढ़ा बेटा? बोर मॉडल का जो सबसे पहला है पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर एक छोटा सा हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है। एक छोटा सा हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि होता है सेंटर में, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है घूम रहे होते हैं सेंटर के चारों ओर। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं घूम रहे, रदरफोर्ड मॉडल में क्या था, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहे हैं, कहीं पे भी घूम रहे हैं। जब भी तो हमने न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया था, भाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कहीं भी घूम रहा है, यहाँ पर वो सिर्फ वही ऑर्बिट्स उसी जगह पर घूमेगा जिसमें फिक्स एनर्जी होगी, यानी कि उसी शेल में उसी पटरी पर घूमेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, फिक्स होगी। और जितनी ऑर्बिट की यानी कि शेल की यानी कि स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन की देखूं तो कितनी होती है, -1312 बाई में मतलब मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर बाई में एन स्क्वायर। और अगर मैं एक एटम की या एक इलेक्ट्रॉन की देखूं तो कितनी होगी, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। तो ये एनर्जी है, ये क्या है बेटा, एनर्जी है, किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। किसकी है बेटा, इलेक्ट्रॉन की। इन 3 पॉइंट से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा हैंड रेज करिए। क्वेश्चन आ जाता है बेटा कई बारी कि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी माइनस में क्यों है, तो हम ये इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्ट दैट कि हम मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, बहुत दूर है न्यूक्लियस से। जब न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन की, यानी कि एनर्जी क्या है बेटा, जीरो। बट जैसे जैसे हम इसको न्यूक्लियस के पास लेके आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होएगी, और जब एनर्जी रिलीज होएगी तो एनर्जी लेस देन जीरो हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किसमें होती है बेटा, माइनस में। तो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, हमने ये डिस्कस किया कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज है एक ट्रांजिशन के दौरान, जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन एनर्जी के। और चेंज इन एनर्जी का मतलब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स, दो ऑर्बिट्स के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके बराबर। यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो E3 माइनस E1 डेल्टा E के बराबर होगा। इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट में जाने के लिए, और थर्ड ऑर्बिट से दोबारा फर्स्ट ऑर्बिट में आने के लिए इतनी एनर्जी को रिलीज करेगा। हमेशा नेगेटिव में क्यों होती है, ये अभी डिस्कस कर चुके हैं हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है तो कोई अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है, यानी कि E की जो वैल्यू है वो जीरो है, एनर्जी जीरो है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा तो एनर्जी रिलीज होएगी, और एनर्जी जब रिलीज होएगी तो वो जीरो से कम हो जाएगी, यानी कि वो किस में हो जाएगी बेटा, नेगेटिव में। यानी कि वो किस में हो जाएगी बेटा, नेगेटिव में। हाँ जी। तो चौथा पॉइंट जिसको समझ में, लिमिटेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि भाई वो हाइड्रोजन एटम के लिए था, उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करा, उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया स्पेक्ट्रा के, उन्होंने ये नहीं बताया कि स्पेक्ट्रल लाइंस डिवाइड क्यों कर जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि जीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसने रिजेक्ट कर दिया था इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में घूमने को, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में घूमने को रिजेक्ट कर दिया था हाइंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने और डुअल नेचर ऑफ मैटर ने। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डुअल नेचर ऑफ मैटर और हाइंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहले हम इन्हीं दोनों को डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट